ख्वाबों को सच करने का जुनून चाहिए, हर दिन पढ़ाई में सुकून चाहिए। ख्वाबों को सच करने का जुनून चाहिए, हर दिन पढ़ाई में सुकून चाहिए। मेहनत से ही बदलती है तकदीर, यहाँ कामयाबी के लिए बस फोकस का जुनून चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का स्रोत पढ़ेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटेन को। मैं इसे अलग अलग कॉलम में बांटा हूं, किस देश से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ब्रिटेन को पढ़ते हैं। ब्रिटेन से हमें सिर्फ 4 ध्यान देना है। एक होता है संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन। इन्हीं चारों को हमें ब्रिटेन से पढ़ना है। संसदीय शासन क्या होता है दोस्तों? संसदीय शासन का अर्थ होता है ऐसा शासन जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हो। ऐसा शासन जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हो। जनता जिसका प्रतिनिधित्व करती है उन्हीं में से सरकार बनता है, और सरकार किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो संसद के प्रति। संसद के प्रति जो जवाबदेह होता है वही होता है संसदीय शासन। इसे किस देश से लिया गया है? तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है दोस्तों? संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया होता है। आप देखे होंगे जब संसद में कुछ लोग बोलते हैं तो कुछ उचित अनुचित कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप बाहर का कोई किसी कोर्ट में जाकर केस कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। संसद में अगर जो कुछ बोला जाता है उन्हें वो अधिकार दिए गए हैं। संसद का अगर कोई सत्र चलता है तो उसमें आप देखे होंगे सब लोग भाषण अपना अपना देते हैं, लेकिन किसी के लिए उचित अनुचित हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कोई बाहर का व्यक्ति, संसद के बाहर का व्यक्ति जैसे कोई आम नागरिक किसी पुलिस स्टेशन में जाकर केस कर सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्हें यही अधिकार दिए गए हैं कि आप संसद में बोल सकते हैं, लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं सिर्फ वही बोल सकते हैं। यही होता है संसदीय विशेषाधिकार। ये भी किस देश से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एकल नागरिकता की तरफ। एकल नागरिकता क्या होता है दोस्तों? जैसे आप भारत में रहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही नागरिकता होगा, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता, भारत के लिए अलग नागरिकता। आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की अलग नागरिकता और भारत की अलग नागरिकता। आप किसी भी राज्य से हैं, आपका सिर्फ एक ही नागरिकता होगा, वो भी भारत का नागरिकता। अगर यही हम अमेरिका के देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है। वहां पर राज्य स्तर पर अलग आपको नागरिकता मिलेगा और केंद्र स्तर पर अलग, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं विधि का शासन। विधि का शासन क्या होता है दोस्तों? विधि का अर्थ होता है कानून। विधि का अर्थ क्या होता है? कानून। कानून का शासन। जैसे आप कोई क्राइम करते हैं, आम जनता कोई क्राइम करता है तो उसके लिए एक कानून, कोई अगर बड़े पद पे है, कोई नेता है, कोई बड़े अधिकारी है, वो भी अगर गैर कानूनी कोई काम करता है तो उसके लिए भी एक कानून होगा। ये नहीं कि कोई आम नागरिक है उसके लिए अलग कानून, कोई बड़े नेता या बड़े अधिकारी कुछ गैर कानूनी काम करें तो उनको उसमें रियायत दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए एक समान होगा, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा, कानून सबके लिए एक समान होगा। यही होता है विधि का शासन। ये भी किस देश से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसा मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ब्रिटेन का आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है। अब हम लोग आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में आपको क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन और प्रस्तावना। न्यायिक पुनर्विलोकन और प्रस्तावना। मौलिक अधिकार क्या होता है? जो हम लोग को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वही होता है मौलिक अधिकार। इसे हम लोग एक अलग डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अगर मैं अभी मौलिक अधिकार समझाने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
न्यायपालिका, हमें पता है कि हमारे देश में 3 स्तर की न्यायपालिका है, एक डिस्ट्रिक्ट, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे कोई भी जज हैं तो वो न्याय करते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से न्याय करते हैं, किसी नेता के दबाव में या पैसे के दबाव में न्याय नहीं करेंगे, वो निष्पक्ष और न्याय करेंगे। यही होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं महाभियोग की तरफ। महाभियोग क्या होता है दोस्तों? जो संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनको हटाना ही महाभियोग कहलाता है। जैसे ये संवैधानिक पद पर बैठे और अपने पद का दुरुपयोग किए, पैसे के लालच में या संवैधानिक दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इन्हीं को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वही महाभियोग होता है। जैसे किसी आम कर्मचारी को हटाया जाता है और जो संवैधानिक पद पे जो हटाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? महाभियोग। ठीक है दोस्तों, इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाता है, फिर इन्हें उस पद को छोड़ना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की तरफ। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, वो कानून जैसे सरकार कोई कानून बना रही है, वो आम नागरिक का अधिकार छीन रही है, आम नागरिक का मूल अधिकार छीन रही है, उसी कानून को जांच करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। ये अगर संविधान के सही है संविधान के लिए तो इसे सही ठहराया जाएगा, अगर ये संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका इसे रद्द भी कर सकती है। यही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अब हम लोग आते हैं प्रस्तावना की तरफ। प्रस्तावना क्या होता है दोस्तों? जैसे आप मान लीजिए किसी फिल्म में स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है कहानी की, इस फिल्म में क्या कहानी है, वैसे ही संविधान के स्टार्टिंग में जो उद्देश्य लिखा रहता है वही होता है प्रस्तावना। और आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यही प्रस्ताव बाद में जाकर बनकर हमारा क्या बनता है? प्रस्तावना। अमेरिका से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग और प्रस्तावना। अब आते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसे आयरलैंड से लिया गया है। किसी राज्य का इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में से रखा गया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है? किसी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जैसे हमारे राज्य में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आम नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिले, गरीब और अमीर में कोई भेदभाव न रहे। यही होता है कि राज्य को जैसे एक अच्छे राज्य बनाना, यही होता है राज्य नीति निर्देशक तत्व। लेकिन इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार जैसे इस पर काम नहीं करती है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती है, अच्छा रोजगार नहीं दे पाती है, तो कोई भी नागरिक इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। यही होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने राज्य के लिए, हर एक नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा दे, रोजगार दे, स्वास्थ्य के लिए काम करे। ये सब सरकार का दायित्व रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी किस देश से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होता है दोस्तों? कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर राष्ट्रपति को मत देते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट देते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य थे वो भी वोट देते हैं। जो हर राज्य के विधानसभा के सदस्य भी वोट देते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जहां पर विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी हुए, वहां के भी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। यही निर्वाचन की पद्धति ही हमारा किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उनकी योग्यता के आधार पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। यही राज्यसभा के मनोनयन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा से आपको 2 याद रखना है, एक होता है संघात्मक व्यवस्था, एक अवशिष्ट शक्ति। और संघात्मक व्यवस्था क्या होता है दोस्तों? ऐसे विषय जो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियां बटी हैं वही होता है संघात्मक व्यवस्था। केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति है, यही शक्तियों का विभाजन ही संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है दोस्तों, आपको पता है कि 3 विषय होते हैं, 3 सूची होती है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों में नहीं होते, जैसे इंटरनेट हुआ, साइबर क्राइम हुआ, ऑनलाइन गेमिंग हुआ। ये तीनों हमारे तीनों न संघ सूची में था, न राज्य सूची में था, न समवर्ती सूची में था। तो ऐसे विषय जो इन तीनों में नहीं है, उस पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है, तो केंद्र सरकार। तो वही जो अवशिष्ट शक्ति है, यही जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसे दिया गया है, तो केंद्र सरकार को दिया गया है। इस पर संसद कानून बना सकती है। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों आपको 3 याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे राज्यसभा कोई भी बिल हुआ तो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं पास हुआ, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक यही बुलाना, संयुक्त बैठक करवाना, यही होता है संयुक्त अधिवेशन। लेकिन राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा क्या होता है दोस्तों, जैसे संविधान में प्रस्तावना जिस लिपि में लिखी गई है, जिस शैली में लिखी गई है, वही होता है प्रस्तावना की भाषा। ये भी कहां से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची की तरफ। ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसा विषय जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। आपको पता है 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। जैसे आप शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसमें क्या बदलाव करना है उस पर केंद्र सरकार करेगी। अब हम लोग आते हैं दोस्तों जर्मनी की तरफ। आपातकाल के समय मूल अधिकार, जैसे आपातकाल लगता है तो उसमें नागरिक का मूल अधिकार क्या होगा, उसमें मूल अधिकार को रियायत दिया जाता है दोस्तों। लेकिन अनुच्छेद 21 में कुछ भी, अनुच्छेद 21 में कोई बदलाव नहीं किया जाता, उसमें थोड़ा सा रियायत दे दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें केंद्र सरकार के पास पूरा पावर हो जाता है कि वो अपने देश की सुरक्षा कैसे करे। यही होता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार। जब हम लोग दोस्तों मूल अधिकार चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझेंगे। रूस से सिर्फ आपको एक याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 51A भाग 4 क के तहत इसे जोड़ा गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। हमारे देश का जैसे मूल कर्तव्य दोस्तों होता है कि हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, यही होता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ही हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अब हम लोग दोस्तों इसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की तरफ। दक्षिण अफ्रीका से आपको सिर्फ 2 याद रखना है, एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक संविधान संशोधन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है दोस्तों, ये सीधे जनता से नहीं चुन के आते हैं, बल्कि ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। यही होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हम लोग आगे जब राज्यसभा का चैप्टर पढ़ेंगे इसमें टोटल डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान संशोधन क्या होता है दोस्तों, संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है, संविधान में जो भी बदलाव किया जाता है वही होता है संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से आपको 2 याद रखना, एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक होता है संविधान संशोधन। अब कनाडा पे आते हैं दोस्तों। कनाडा से आपको सिर्फ 1 याद रखना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता का अर्थ होता है दोस्तों सभी के साथ समान हो, सभी के साथ समान हो, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, हर एक नागरिक एक समान है, किसी के साथ ये नहीं जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव न हो, सभी एक समान होना चाहिए।
स्वतंत्रता क्या होता है दोस्तों? हर एक नागरिक को अपनी अलग अलग स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, यही होता है स्वतंत्रता। बंधुत्व क्या होता है दोस्तों? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा, मतलब सब लोग मिलजुल कर रहें, किसी भी धर्म जाति के आधार पर कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो, यही देश में प्यार एकता बने रहे, यही होता है बंधुत्व। तो कनाडा से एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, जैसे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन हमें कंफ्यूजन करता है, प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। जो कंफ्यूजन पॉइंट था उसे मैं अलग से यहाँ पर राइट किया हूँ। अब आते हैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे मैं अलग से लिखा हूं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे आप वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस से उठा लीजिएगा इस चैप्टर का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखते देखते पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।